पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एग्जेगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो लोग ये नारा लगाते थे कि लेकर रहेंगे आजादी और बंदूक के दम पर आजादी, उनके आगे चिदंबरम साहब का यह आत्मसमर्पण है। तो खाद पानी इन्होंने नहीं दिया है। और यूपीए 1 के शासनकाल में सबसे ज्यादा वो नक्सली जो पहले से यानी कांग्रेस सरकार के जमानों से अंदर थे जेलों में, वो सब छोड़ के बाहर आ गए थे और उस समय ही सर्वाधिक नक्सलवादी गतिविधियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था। आजकल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के भी जो सलाहकार हैं वो इसी प्रकार के हो गए हैं, जो ये कहते हैं, याद करिए चुनाव के समय इनके एक प्रमुख सलाहकार अंकल सैम बोले थे ना कि उत्तर भारत वाले तो यूरोप से आए हैं और पश्चिम भारत वाले अरब से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं, पूर्वी भारत वाले चाइना से आए हैं। तो जिसको ये वाला भारत अच्छा लगता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, सभी भारतीय भारत माता की संतान है, ये अच्छा नहीं लगता, वही दिमाग की नक्सल है। इमरान मसूद सांसद हैं और उनके पास, उनको ये पता होना चाहिए जब यह विधेयक पारित हो गया है तो वंदे मातरम न बोलना सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की श्रेणी में है। और ये वही सांसद है ना जो 2014 में बोले थे कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और उस समय वो कांग्रेस में नहीं थे, सपा में थे, और अगले दिन दंडवत करते हुए राहुल गांधी उनके प्रचार में गए थे और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में लाकर पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष और फिर सांसद बनाया था। तो मुझे लगता है ये पुनः दर्शाता है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो वास्तविकता में क्या है। और वैसे इमरान मसूद को भी मैं कह देना चाहूंगा कि बादशाहों को सिजदा करते थे और कहते हैं देश को सिजदा नहीं करेंगे। जो खुतबे पढ़े जाते थे ना जब मुगल बादशाह आते थे, उसमें एक लाइन ये भी होती थी, सजदे में निगाह रहे तमाम होशो खिरत पेश बादशाह रहे। जब कश्मीर घाटी में नारे लगते थे कि हम लेके रहेंगे आजादी और बंदूक के दम पर आजादी, वो भारत अच्छा था। जब उनके कालखंड में कश्मीर घाटी में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे और भारत के झंडे जलाए जाते थे और भारत के राज्यपालों की, कश्मीर के राज्यपालों की, मुख्यमंत्रियों की हैसियत नहीं होती थी कि लाल चौक पे झंडा फहरा दें, वो भारत अच्छा था। और यही महबूबा मुफ्ती जी हैं, इनके पॉलिटिकल असेसमेंट को क्या कहा जाए, इन्होंने कहा था धारा 370 हट जाएगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज डल लेक के ऊपर तिरंगों की कतार देखिए और उसके बाद महबूबा जी से कहिए कि आप अपने गिरेबान में झांकिए। मित्रों, देश अपने स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एक्सेगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं, इनके लिए क्या कहा जाए, जिस यूपीए के पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई। यह होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। 1913 सुरक्षा बलों के जवान नक्सली अभियानों में शहीद हुए। 180 जिले नक्सल प्रभावित हो गए। 92% से अधिक हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो पुलिस के हथियार थे जो लूटे गए थे। और याद करिए 2009 में उस समय प्रमुख नक्सली नेता किशन जी ने कहा था 2030 तक दिल्ली पे हमारा कब्जा होगा, मगर आज वो 180 नक्सल प्रभावी जिले शून्य पर आ गए हैं। मगर उसके बाद भी उन 180 जिलों में भारत में सामंजस्य दिखता था और यहां पर समस्या दिख रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो दंतेवाड़ा और वो झीरम घाटी जहां पर खून की नदियां बहती थीं, चिदंबरम साहब और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आंख खोलकर देखिए और कान खोलकर सुनिए, तब आपको वह देश अच्छा लगता था। और आज गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में यह परिस्थिति बनी है कि बस्तर में लगातार 2 साल ओलंपिक हुए हैं। यह सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बस्तर अच्छा नहीं लगता है। अभी मात्र कुछ दिन पहले नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर रायपुर में ट्राइबल एरियाज के युवकों के द्वारा हैंडलूम कपड़ों को रैंप पे वॉक किया गया। ये ट्राइबल युवा का यानी ट्राइबल जेनजी का रचनात्मक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था और वो अच्छा लगता था। ये है दिमागी नक्सल जो इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस समय 1800 से अधिक बैंक की ब्रांचें खुलना उस क्षेत्र में, 1200 से अधिक एटीएम खुलना, 6000 से अधिक मोबाइल के टावर लगना ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ वो विकसित हो जाएं, 22 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध हो जाना ताकि वह युवा अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर सके। यह दृश्य जिसको खराब लगता है वो वास्तविकता में दिमागी नक्सल है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से और चिदंबरम साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप वही है ना जिसने वित्त मंत्री के रूप में कहा था कि भारत में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, और सदन के पटल पे बोला था।
और आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है। जिसकी सोच ऐसी है वो है दिमागी नक्सल। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो लोग जो कहते हैं कि संसद से समाधान नहीं निकलेगा, सड़क से समाधान निकलेगा, वो है दिमागी नक्सल। जो ये कहते हैं कि संसद में रेजिस्टेंस से चीजें तय होंगी, वो है दिमागी नक्सल। और ये यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो कालखंड जब इस देश में इतनी विपरीत परिस्थितियां थीं और आज एक सकारात्मक वातावरण बना है ट्राइबल एरियाज में, वह जिसको सही नजर नहीं आ रहा है वो वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक दौर में जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे, वो तो अपनी जगह की बात है। उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था। वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं, जिन्हें गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं। यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे। उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि चिदंबरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जिनको एक विशेष प्रकार की चीज में अलग लगाव नजर आता है और दूसरे प्रकार की चीज में दुराव नजर आता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले उन लोगों को सम्मानित किया है, जैसे कर्नाटक की रानी गौड़ा, जिन्होंने 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए। एक अन्य कर्नाटक की महिला जिनको वृक्ष माता कहा जाता है, और याद करिए वो आई थी पद्म अवार्ड लेने नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में। मगर ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर नहीं आते थे, जो लोग एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठकर और भारत चीन सीमा के ऊपर होने वाले भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने का काम करते थे, वो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर आते थे। और जो ये कहता था, जो सरकार ये कहती थी कि हमारी तो दशकों से स्थापित नीति है कि होना ही नहीं चाहिए सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है दिमागी नक्सल। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था, और आज नागपंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है यह बहुत सहज और स्वाभाविक है। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है। उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है। स्वतः समझ में आ जाएगा। और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु
किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है। इस संदर्भ में तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम साहब का मैं बयान कोट करता हूं, जो उन्होंने 22 सितंबर 2011 को बोला था नक्सलियों के लिए, यू डोंट हैव टू ले द आर्म्स, यू डोंट हैव टू सरेंडर, you don't have to disband your outfit, you don't have to give up your ideology, you just suspend the violence and come for talk। आप हथियार भी मत छोड़िए, आप सब कुछ यथावत रखिए, अपना विचार भी मत बदलिए, हम तब भी आपको स्वीकार करने को तैयार हैं। और एक हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि गोली के द्वारा विचार नहीं हो सकता, हथियार छोड़ेंगे आप, राष्ट्र की मुख्य धारा में आएंगे। और कितने ही लोगों ने आत्मसमर्पण किया, राष्ट्र की मुख्य धारा में आए। जो लोग ये नारा लगाते थे कि लेकर रहेंगे आजादी और बंदूक के दम पर आजादी, उनके आगे चिदंबरम साहब का यह आत्मसमर्पण है। तो खाद पानी इन्होंने ही दिया है। और यूपीए 1 के शासनकाल में सबसे ज्यादा वो नक्सली जो पहले से यानी कांग्रेस सरकार के जमानों से अंदर थे जेलों में, वो सब छोड़ के बाहर आ गए थे। और उस समय ही सर्वाधिक नक्सलवादी गतिविधियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था। यह देश को सोचना चाहिए कि उन्होंने यह वाक्य स्वयं बोला है या किसी के इशारे पे बोला है। उनकी इस बात के तार सिर्फ उनके दिमाग की उपज है या कहीं और से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के भी जो सलाहकार हैं वो इसी प्रकार के हो गए हैं, जो ये कहते हैं, याद करिए चुनाव के समय इनके एक प्रमुख सलाहकार अंकल सैम बोले थे ना कि उत्तर भारत वाले तो यूरोप से आए हैं और पश्चिम भारत वाले अरब से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं, पूर्वी भारत वाले चाइना से आए हैं। तो जिसको ये वाला भारत अच्छा लगता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, सभी भारतीय भारत माता की संतान है, ये अच्छा नहीं लगता, वही दिमाग की नक्सल है। तो हो सकता है चिदंबरम साहब से ये कहा गया हो, कांग्रेस पार्टी अथवा राहुल गांधी जी के द्वारा कि इस प्रकार का बयान वो बोलें, और वो इसके लिए फिट भी हैं क्योंकि गृह मंत्री के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में भी उनका आचरण यही दर्शाता है। आपने जो बात कही है निश्चित रूप से, जिसको संपूर्ण वंदे मातरम गाते समय जो लोग असहज हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, हाथ पांव झटकने लगते हैं, वो लोग वही हैं जिनको उन चीजों में बड़ा सहजता महसूस होती है कि कोई कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है। देखिए, पहली बात, इमरान मसूद सांसद हैं और उनके पास, उनको ये पता होना चाहिए जब यह विधेयक पारित हो गया है तो वंदे मातरम न बोलना सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की श्रेणी में है। और ये वही सांसद है ना जो 2014 में बोले थे कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और उस समय वो कांग्रेस में नहीं थे, सपा में थे, और अगले दिन दंडवत करते हुए राहुल गांधी उनके प्रचार में गए थे और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में लाकर पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष और फिर सांसद बनाया था। तो मुझे लगता है ये पुनः दर्शाता है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो वास्तविकता में क्या है। और वैसे इमरान मसूद को भी मैं कह देना चाहूंगा कि बादशाहों को सिजदा करते थे और कहते हैं देश को सिजदा नहीं करेंगे। जो खुतबे पढ़े जाते थे ना जब मुगल बादशाह आते थे, उसमें एक लाइन ये भी होती थी, सजदे में निगाह रहे तमाम होशो खिरत पेश बादशाह रहे। उनके बारे में तो हम सबको पता है कि जब कश्मीर घाटी में नारे लगते थे कि हम लेके रहेंगे आजादी और बंदूक के दम पर आजादी, वो भारत अच्छा था। जब उनके कालखंड में कश्मीर घाटी में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे और भारत के झंडे जलाए जाते थे, और भारत के राज्यपालों की, कश्मीर के राज्यपालों की, मुख्यमंत्रियों की हैसियत नहीं होती थी कि लाल चौक पे झंडा फहरा दें, वो भारत अच्छा था। और यही महबूबा मुफ्ती जी हैं, इनके पॉलिटिकल असेसमेंट को क्या कहा जाए, इन्होंने कहा था धारा 370 हट जाएगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज डल लेक के ऊपर तिरंगों की कतार देखिए और उसके बाद महबूबा जी से कहिए कि आप अपने गिरेबान में झांकिए।